एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 लक्ष्मीकांत का। एंड आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर भी देखे होंगे और आपने लक्ष्मीकांत का रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर नंबर 18। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑक्यूपाई करता है सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, और ये प्रेसिडेंट के बाद वाली रैंक होती है। अगर हम ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में भी देखें तो ये जो ऑफिस है ये मॉडल है किस लाइन पे, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर है। ये इलेक्शन कैसे होता है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो भी प्रेसिडेंट की तरह ही होता है। ये भी इलेक्टेड नहीं होता डायरेक्टली पीपल के द्वारा, वही मेथड यूज़ करा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला। ये इलेक्ट करा जाता है मेंबर्स जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के, जो कि कंसिस्ट करते हैं यानी कि दोनों सदनों के मेंबर पार्लियामेंट के। ठीक, और ये जो इसके अंदर में मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में दो तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंसिस्ट करता है ये दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स कंसिस्ट करता है पार्लियामेंट के। बट प्रेसिडेंट के केस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। इसके अंदर में कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का रोल नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, उनको भी इंक्लूड करा जाता है। और इसका जो रीज़न है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व करा कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, एंड जो इसकी पावर है वो एक्सटेंड है बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर और एज वेल एज टू द स्टेट्स, यानी कि सेंटर स्टेट पे इनकी जो पावर है वो पूरी एक्सटेंड है। कॉन्सिक्वेंटली ये नेसेसरी है कि इनका जो इलेक्शन है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ध्यान में रख के ना हो, स्टेट लेजिस्लेचर की भी आवाज़ को ध्यान में रखा जाए इनके इलेक्शन में। बट जिस टाइम पे बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनका जो एक नॉर्मल फंक्शन रहता है, ये प्रिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऊपर, और ये इट इज़ ओनली ऑन रेयर ओकेशन कि डेट टू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ही में भी, मतलब ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी को मतलब एज्यूम करें। सो ये नेसेसरी नहीं है कि फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करा जाए या इनवाइट करा जाए इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक, बट जो मैनर है इलेक्शन का वो सेम ही है दोनों केसेस में। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका भी एकदम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है। वही सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड जो वोटिंग है वही सीक्रेट वॉलेट के थ्रू होती है। और जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट हैं इलेक्शन के कनेक्शन में वही वाइस प्रेसिडेंट के, वो भी इंक्वायर करे जाएंगे और डिसाइड करे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी का डिसीजन फाइनल होगा। जो इलेक्शन है पर्सन का एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो चैलेंज नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड की जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। ठीक, ओके। और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इफ़ जो इलेक्शन है पर्सन का एज अ वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है वाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो कोई भी चीज़ें उनके द्वारा करी गई हैं वो सारी इनवैलिडेट नहीं हो सकती हैं। मतलब जस्ट लाइक कि अभी 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, 2 महीने से वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका इलेक्शन को ही नल एंड वॉइड करार कर दिया गया, तो जो उन्होंने चीज़ें करी हैं तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उनको इनवैलिडेट करार दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन क्या है एंड ओथ एंड अफर्मेशन। क्वालिफिकेशन देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको क्या करना होगा, एक पर्सन को फुलफिल कि वो सिटीजन हो भारत का, सबसे पहली बात कंप्लीट कर रखी हो 35 ईयर्स की एज, और ये क्वालिफाइड हो इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और वो कोई भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना होना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के भी देखेंगे 1952 से 2017 तक कौन कौन रहे कौन कौन नहीं, पहले उससे आगे कुछ चीज़ देख लेते हैं। बट जो सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है यूनियन का या गवर्नर जो एनी स्टेट का, एंड जो मिनिस्टर है यूनियन और एनी स्टेट का, इज़ नॉट डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है, बट ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक, कोई भी इस तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक तरीके से वो कहीं और काम भी कर रहा है फिर इधर भी है। जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो लगभग 20 इलेक्टर्स के द्वारा प्रपोज करा जाना चाहिए, और 20 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर होने चाहिए, और हर एक कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है 15,000 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में।
ऑथर अफर्मेशन नहीं बोलते कि जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त क्या होगी, ये जो डिपॉजिट रखा है ये भी नहीं मिलता है जिस टाइम पे आप मिनिमम अमाउंट मतलब मिनिमम वोट नहीं गेन कर पाते। जैसे एम पी एम एल ए हैं, अगर वो मिनिमम वोट भी नहीं लेके आ पाते हैं तो उनको जमानत भी नहीं मिलती उनकी। ठीक, ऑथर अफर्मेशन यानी कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि ऑफिस में जाने से पहले जो प्रेसिडेंट है उसको ओथ लेनी पड़ती है। वाइस प्रेसिडेंट जो कि क्या ओथ लेता है, फेथ एंड एलिजेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में, और फेथफुल डिस्चार्ज करेगा वो अपने ड्यूटीज़ को ऑफिस के। और जो ओथ है ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट की, वो एडमिनिस्टर करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा या कोई भी पर्सन उनके बिहाफ पे अपॉइंट करा गया हो। कंडीशन क्या है ऑफिस की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दो कंडीशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की, कि वो कोई भी मेंबर नहीं होगा किसी भी सदन का और ना ही किसी स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर का। इफ़ अगर कोई इस तरीके का पर्सन इलेक्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको वो अपनी जगह जो है वो खाली करनी पड़ेगी जिस दिन से वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालने लगेगा, और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। ठीक, टर्म्स एंड वैकेंसी अगर देखी जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होल्ड करता है ऑफिस को 5 सालों के लिए, जब से वो आते हैं ऑफिस में या जब से चार्ज लेते हैं, और ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से किसी भी समय रेजिग्नेशन लेटर देके प्रेसिडेंट को। इनको रिमूव भी करा जा सकता है ऑफिस से अपने टर्म कंप्लीट करने से पहले भी। और एक फॉर्मल इम्पीचमेंट, अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इज रिमूवल, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट होता है इनके लिए भी होगा, ये रिमूव करे जा सकते हैं रेजोल्यूशन के द्वारा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो रेजोल्यूशन है शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा। ठीक, और वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए राज्यसभा के अंदर, एंड लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ये नोट करने वाली बात है कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है इंडिया में वो एक ओनली टाइप है स्पेशल मेजोरिटी का, एंड नोट अ सेपरेट वन। फर्दर ये जो रेजोल्यूशन है ये इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में एंड लोकसभा में नहीं, बट एज सच कोई भी अभी तक मतलब कोई भी जो रेजोल्यूशन है वो मूव नहीं हो सकता जब तक एटलीस्ट 14 डेज़ का एडवांस नोटिस ना दिया गया हो, और कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है इनके रिमूवल के रिगार्डिंग। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में रह सकते हैं अपने 5 साल के टर्म के बाद भी, अगर जब तक वो दूसरे वाले चुन के नहीं आ जाते हैं। ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए भी ऑफिस में, और ये इलेक्टेड हो सकते हैं नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। वैकेंसी इन ऑफिस यानी कि जो है मतलब जो वैकेंसी हो जाए अगर ऑफिस में, तो इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, मतलब जस्ट लाइक ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स या रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिमूवल कर दिया जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, या कोई और दिक्कतें आ जाए, फॉर एग्जांपल कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑफिस में और इनका इलेक्शन को वॉइड कर दिया जाए। ठीक, तो जिस टाइम पे जो वैकेंसी है वो मतलब एक्सपायर हो जाएगा, ये जो टर्म है सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट का, एंड जो इलेक्शन होगा फिर दोबारा से उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक, इफ़ जो ऑफिस है वो वैकेंट रहता है एज रेजिग्नेशन के थ्रू, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो जो इलेक्शन है इलेक्शन के थ्रू वैकेंसी को फिल करा जाएगा और जल्द से जल्द इलेक्शन करे जाएंगे, और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो जितना रिमेनिंग टर्म है उसके लिए वो आएंगे। ठीक, फ्रॉम द डेट ही एज्यूम चार्जेस ऑफ हिज ऑफिस। ओ सॉरी, जो दूसरे वाले जो प्रेसिडेंट है वो नया 5 साल का कार्यकाल उनका चालू हो जाएगा, यानी कि दो न्यूली वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक, पावर एंड फंक्शन, जो फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट की कि वो एक्ट करता है एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, यानी कि जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं, और इस कैपेसिटी के अंदर उनके पास पावर है एंड फंक्शन है सिमिलर जैसे लोकसभा के स्पीकर का होता है। इस रेस्पेक्ट में ये रिसेंबल करते हैं मतलब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह, जो कि खुद चेयरमैन होते हैं सीनेट के, जो कि अपर हाउस है अमेरिकन लेजिस्लेचर का। ये एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जिस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, या रेजिग्नेशन मार देते हैं, या इम्पीचमेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई अदर कारण हो जाता है, तो वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड, कितना, 6 महीने के लिए, जिसके अंदर में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आएंगे। फर्दर जिस टाइम पे जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अनेबल हो जाते हैं डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शन,
ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज। तो जो वाइस प्रेसिडेंट वो डिस्चार्ज करेंगे अपना फंक्शन जब तक प्रेसिडेंट अपना रिज्यूम नहीं कर लेते हैं ऑफिस। और जिस टाइम पे वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज करेंगे जो फंक्शन है प्रेसिडेंट का, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यूटीज़ किस चीज़ की, राज्यसभा के चेयरमैन की। वो सिर्फ तब वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे और प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं बन सकता है राज्यसभा का। तो इनके पीरियड के समय तो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करी जाएंगी जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा उसके द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी एमेंडमेंट्स जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिक्स नहीं करी हैं इस कैपेसिटी में। तो ये जो रेगुलर सैलरी होती है इनकी कैपेसिटी में एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा की वही सैलरी मिलती है। मतलब कुल मिला के वाइस प्रेसिडेंट के पद की सैलरी नहीं मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन के पद की सैलरी मिलती है। 2018 में पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी सैलरी चेयरमैन की राज्यसभा के 1,25,000 से 4 लाख पर मंथ। और 2018 में जो पेंशन थी रिटायर प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज़ हो गई थी 20,000 से पर मंथ 50% इनकी सैलरी का पर मंथ है। मतलब ऐसे समझ लो 4 लाख सैलरी आ रही है तो 2 लाख रुपए पेंशन आएगी। इन एडिशन जो कि ये इनको डेली अलाउंस मिलता है, फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, मेडिकल, ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ड्यूरिंग एनी पीरियड जिस टाइम पे जो प्रेसिडेंट वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज करता है फंक्शन प्रेसिडेंट के, तो वो एंटाइटल नहीं होता है सैलरी और अलाउंसेस के लिए जो कि पेबल करे जाते हैं चेयरमैन को राज्यसभा के। बट उनको एकदम वही सैलरी और अलाउंसेस मिलता है जो कि एक प्रेसिडेंट को मिलता है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो उनको चेयरमैन की सैलरी मिल रही थी एज अ राज्यसभा वही कंटिन्यू रहेगी, नहीं। अब उनको प्रेसिडेंट वाली मिलेगी अगर वो प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठे हैं तो। इंडिया एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर, तो द ऑफिस जो है इंडियन प्रेसिडेंट का वो मॉडल है किस लाइन पे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की। बट फिर भी डिफरेंस है, जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो सक्सीड करता है प्रेसिडेंट ही जिस टाइम पे वो फॉल वैकेंट या रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर। ठीक, यानी कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड कर देता है प्रेसिडेंसी जिस टाइम पे मतलब गद्दी खाली हो जाए, सीट वैकेंट हो जाए, मतलब एक तरीके से ये रिमेन प्रेसिडेंट अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए जब तक जो उनका नहीं आ जाता है गद्दी पे कोई दूसरा पर्सन। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट दूसरी तरफ वो एज्यूम नहीं कर सकता ऑफिस प्रेसिडेंट का जब तक कि वो वैकेंट ना हो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। और ये सर्व करते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम ना कर ले चार्जेस। अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफिस प्रीडिसेसर फ्रॉम द अबव, ये क्लियर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असाइन करता है एक सिग्निफिकेंट फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट को। एंड हैंस जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो सुपरफ्लूअस हाइनेस है, ये जो ऑफिस है वो क्रिएट करा गया था मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इंडियन स्टेट्स की। ये आर्टिकल्स हैं कौन कौन से किससे रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बता देता हूँ जो कि मैंने वो टेबल छोड़ दी थी ये वाली। 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन बने थे वाइस प्रेसिडेंट, 1957 में भी डॉक्टर राधाकृष्णन, 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 में बीवी गिरी, 1969 में जीएस पाठक, 1974 में बीडी जट्टी, 1979 में एम हिदायतुल्ला, 1984 के अंदर में आर वेंकटरमन, 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 में के आर नारायण, 1997 में कृष्णकांत, 2002 में 2002 में बी एस शेखावत, 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी और 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी ही रहे और 2017 में वेंकैया नायडू। और अभी के प्रेसिडेंट कौन है बताओ? जगदीप धनखड़। ठीक, चलिए आर्टिकल्स दिखा देते हैं अब हम आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है। 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और 64 जो है तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। 65 जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज करेंगे उनका फंक्शन जब तक कि वो वैकेंसी रहेगी, कैजुअल वैकेंसी, जब तक प्रेसिडेंट एब्सेंस हो ऑफिस में। और 66 जो है इलेक्शन से रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के, 67 जो कि टर्म से रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के, 68 जो कि टाइम से रिलेटेड है कि कब तक वो इलेक्शन को होल्ड करेंगे,
वैकें टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड जो टर्म है ऑफिस का, पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। आर्टिकल 69 ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। 70 डिस्चार्ज से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज। 71 मैटर कोई भी रिलेटेड है या कनेक्टेड है इलेक्शन से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही। तो जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जिसको डी ज़्यूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक। तो जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर में आपको कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं मिलेगा सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन आर्टिकल 75 ये बोलता है कि ओनली जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्प्लाई करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो फ्री हैं अपॉइंट करने के लिए किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट करना होगा लीडर मेजॉरिटी पार्टी का जो कि लोकसभा का होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट जिस टाइम पे कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं होती लोकसभा में तो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है एंड अपॉइंट कर सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और इस सिचुएशन के अंदर में जो प्रेसिडेंट है वो यूजुअली अपॉइंट करा जाता है एज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या कोalition जो निकल के आती है लोकसभा में। तो उसके व्यक्ति को एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट करेंगे एंड बोलेंगे उनको कि वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएं हाउस के अंदर में विद इन अ मंथ। ये जो डिस्क्रिशन है ये एक्सरसाइज करी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा पहली बार 1979 में, जिस टाइम पे नीलम संजीवा रेड्डी जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय को उन्होंने अपॉइंट करा था चरण सिंह को एज अ कोalition लीडर प्राइम मिनिस्टर। और जिस टाइम पे जनता पार्टी गिर गई जिस टाइम पे जो जनता पार्टी गिर गई थी जो कि हेड करी जा रही थी मोरारजी देसाई के द्वारा। और एक और बार सिचुएशन ऐसी आई थी जिस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है मतलब एक और सिचुएशन ऐसी है जिस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल जजमेंट सिलेक्शन में एंड अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर के। जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से और कोई भी उसके बाद आने वाला सक्सेसर नहीं होता है, तो इस केस में वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हुआ था जिस टाइम पे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट जेल सिंह थे उन्होंने अपॉइंट करा था राजीव गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर, इग्नोर करके कि कौन आएगा प्रेसिडेंट इनके बाद। ठीक। वो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। लेटर ऑन जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री यूनानिमसली उन्होंने इलेक्ट कर दिया था उनको एज अ लीडर। हाउएवर और जिस टाइम पे जो हाउएवर ऑन द इफ़ ऑन द इन डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, तो जो रूलिंग पार्टी वो इलेक्ट करती है अपना न्यू लीडर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास चॉइस नहीं होती है बट वो उसी की अपॉइंट करेंगे फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डज नॉट रिक्वायर कि जो पर्सन है वो प्रूफ करे मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर उसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने से पहले। तो जो प्रेसिडेंट है वो पहले उसको अपॉइंट भी कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और फिर बाद में उसको बोल सकते हैं कि अब तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करो लोकसभा के अंदर, एक रीजनेबल पीरियड दे देंगे उसको। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल चरण सिंह के केस में हुआ था 1979 में, बीपी सिंह के केस में 1989 में, चंद्रशेखर के केस में 1999 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, देवेगौड़ा 1996, आई के गुजराल 1996, अगेन अटल बिहारी वाजपेयी 1998 वर अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट इन दिस प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे। इसी तरीके से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, मतलब पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया फिर उनको मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहा गया। ठीक। 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि जो पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है किसी भी सदन का उसको अपॉइंट करा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर 6 मंथ के लिए, बट उसको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना होगा किसी भी सदन का। ठीक। अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बने रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मेंबर होगा किसी भी सदन का। फॉर एग्जांपल जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004, ये मेंबर थे राज्यसभा के। और ब्रिटेन में दूसरी तरफ क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है
वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर होगा लोअर हाउस का, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का। ठीक। ओथ एंड टर्म एंड सैलरी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक। और उनकी जो ओथ है वो कैसी होती है कि वो बियर करेंगे ट्रूथ फेथ एंड इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी इंडिया की, और फेथफुल एंड कंसिस्टियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ ऑफिस की, और टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल और विल। इनकी जो ओथ है, ओथ ऑफ सिक्रेसी जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और डायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एंड एनी मैटर दैट इज ब्रोट अंडर हिज कंसिडरेशन बिकम नोन टू हिम एज यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। ठीक। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे और रिवील करेंगे किसी पर्सन को किसी मैटर में जो कि उनकी कंसिडरेशन में आएगा, और फिर उस चीज़ को एज ए यूनियन मिनिस्टर बोला जाएगा। बट ये चीज़ तब रिक्वायर्ड नहीं होगी जिस टाइम पे उनको कुछ डिस्चार्ज करनी हो ड्यूटीज़ एस। और जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं है, वो तब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे एक तरीके से। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को किसी भी समय पे। तो जब तक जो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करेंगे मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में, तो तब तक उनको डिसमिस नहीं करा जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउएवर इफ़ अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं लोकसभा में तो उनको रिज़ाइन करना होगा, ये प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस है प्राइम मिनिस्टर के, वो डिटरमाइन करे गए पार्लियामेंट के द्वारा, और टाइम टू टाइम डिटरमाइन करे जाते हैं ये सैलरी एंड अलाउंसेस जो कि पेबल होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है। मतलब उतनी ही सैलरी मिलती है इनको भी। ठीक। एडिशनली इनको कुछ सम्प्यूटरी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़। 2001 में जो पार्लियामेंट है उसने इंक्रीज़ कर दिया था इस अलाउंस को 1500 से 3000 पर मंथ। पावर एंड फंक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर के? तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी पावर का इंजॉयमेंट करते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये हेड होते हैं यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के। ये रिकमेंड करते हैं पर्सन को कि किसको नॉमिनेट को अपॉइंट करा जाएगा एज मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं ओनली उस पर्सन को एज मिनिस्टर जो कि रिकमेंड करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये एलोकेट करते हैं एंड रीसफल करते हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के बीच में, और ही कैन आस्क, और वो मतलब मिनिस्टर को बोल सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, और एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि उनको डिसमिस कर दीजिए अगर कुछ ओपिनियन में डिफरेंस देखने को मिलता है तो। ये प्रिसाइड करते हैं मीटिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, एंड इन्फ्लुएंस होता है इनका डिसीजन भी उसी मीटिंग में। एक तरीके से ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देंगे वही हो जाएगा, एक सर्वसहमति से ही चीज़ें होती हैं। ये गाइड करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ जितनी भी मिनिस्टर्स हैं। ये ब्रिंग बैक अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। मतलब वही है कि जब सारे मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे तो इनको भी करना होगा, ये कर देंगे तो सबको करना होगा एक तरीके से। जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्टैंड करता है एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो अदर मिनिस्टर है वो फंक्शन नहीं करते हैं जिस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन कर देते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। दूसरे शब्दों में जो रेजिग्नेशन है, ये डेथ है प्राइम मिनिस्टर को, ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है। और ये जो रेजिग्नेशन या डेथ है किसी अन्य मिनिस्टर की, ऑन द अदर हैंड वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है, ना कि वो पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाले केस में, अगर एक आध कोई मिनिस्टर मतलब की जगह कोई वैकेंसी हो जाती है, रेजिग्नेशन मार देता है, तो दूसरे मिनिस्टर आ जाएंगे उनकी जगह। बट ये नहीं कि पूरी सरकार गिर जाएगी। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर वो एंजॉय करते हैं कुछ पावर, जैसे कि ये प्रिंसिपल चैनल होते हैं कम्युनिकेशन का प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या करें, कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट से जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में, यूनियन और लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन दें रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी अफेयर से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, जब भी प्रेसिडेंट उनको बुलाएंगे तब। इफ़ अगर जो प्रेसिडेंट है उनको ज़रूरत पड़ेगी और सबमिट करे कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का किसी भी मैटर पे जिस पर डिसीजन लेना हो बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बी कंसिडर बाय द काउंसिल। वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को किसके रिगार्डिंग में, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन या मेंबर यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर या चेयरमैन एंड मेंबर फाइनेंस कमीशन के, एंड सो ऑन। पार्लियामेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो ये लीडर होते हैं लोअर हाउस के और इनको क्या पावर मिलती है जो ये एंजॉय करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को समन करने के रिगार्डिंग में, प्रोरोगिंग करने के रिगार्डिंग में सेशंस को पार्लियामेंट के। ये रिकमेंड करते हैं रिजोल्यूशन लोकसभा का प्रेसिडेंट को किसी भी समय, ये अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस। ओथ पावर एंड फंक्शन, अदर पावर एंड फंक्शन सॉरी, मतलब जितनी पावर ये हमने पढ़ी उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ अलग पावर है, जैसे कि ये चेयरमैन होता है नीति आयोग के, पहले तो प्लानिंग कमीशन होता था, और चेयरमैन होता है किसके, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, काउंसिल के, इंटरेस्टेड काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के, एंड सम अदर बॉडीज़ के भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेप करने में फॉरेन पॉलिसी को कंट्री की। ये एक चीफ स्पोक पर्सन है यूनियन गवर्नमेंट के, ये एक मिनिस्टर क्राइसिस मैनेजर हैं, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ हैं पॉलिटिकल एट द पॉलिटिकल लेवल इमरजेंसी के समय, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और एज अ लीडर ऑफ द नेशन ये अलग अलग सेक्शंस के पीपल के अलग अलग स्टेट में रिसीव करते हैं मेमोरेंडा ठीक उनके प्रॉब्लम वगैरह का। लीडर होते हैं पार्टी के जो कि पावर में है, ये एक पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कंट्री के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टेट करा था कि इफ़ अगर कोई भी फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंपेयर कर दिया जाता है यूएस प्रेसिडेंट, मतलब अगर आप देखें तो मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट काम करता है वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर काम करता है, ठीक ऐसा समझ लो। नेक्स्ट रोल डिस्क्रिप्शन दिया गया, अलग अलग लोगों के द्वारा कमेंट करी गई ठीक कि क्या है प्राइम मिनिस्टर, और मतलब उसके रोल पे कुछ नीचे मेंशन है, जैसे कि लॉर्ड मॉर्ले ने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर वो एक प्राइमस इंटर पेरिस है, यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल है, एंड की स्टोन है कैबिनेट आर्क की, और हेड ऑफ द कैबिनेट है प्राइमस इंटर पेरिस, एंड ऑक्यूपाई करता है पोजीशन जो कि लॉन्ग एज इट लास्ट, और ये एक्सेप्शनल पेक्यूलियर अथॉरिटी है। हार्वर्ड मैरिसन ने बताया कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइमस इंटर पेरिस बोलते हैं, बट टुडे फॉर टू मोडेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। सर विलियम वार्नर हारकोर्ट ये डिस्क्राइब करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज इंटरस्टेलस ल्यूना मिनोर्स या अ मून अमंग लेसर स्टार्स। जेनिंग्स ये ही इज़ रेदर अ सन, ये एक सन की तरह है जिसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, और ये एक की स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो भी रोड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाते हैं। एच जे लस्की ऑन द रिलेशनशिप किसमें, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन एंड सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। ये डिस्क्राइब करते हैं एज अ पाइवेट अराउंड विच द गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स। एच आर ग्रीवेस जो गवर्नमेंट है वो एक मास्टर ऑफ द कंट्री है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट है। मुनरो he called prime minister as the captain of the ship of the state। रामसे मुयर डिस्क्राइब करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कि स्टीट्स मैन है, स्टीयरिंग व्हील है एक तरीके से शिप का ठीक। जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल है,
जो ऑब्जर्वर्स जैसे कि बोलते हैं कि कॉल इट अ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, और जो R.H. क्रॉसमैन है वो बोलते हैं कि जो पोस्ट वॉर इपोक हैज़ बिन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। सिमिलरली हम्फ्रे ब्रेकले पॉइंट आउट करते हैं कि जो पार्लियामेंट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस सॉवरेन। ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है नाउ कोलैप्स्ड हो गई है वेस्ट मिनिस्टर। और जो बेसिक डिफेक्ट है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग का वो ये कि जो सुपर मिनिस्ट्रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर की। सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड करा जाता है इंडियन कंटेक्स्ट में भी। रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए जिसको जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड होंगे एंड एडेड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। जिस टाइम पे उनको अगर कुछ फंक्शन करना है तो प्रेसिडेंट को, और वो उसी एडवाइस पर काम करेंगे। फिर हाउबर्ड जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिकन्सिडर करवा सकते हैं उस एडवाइस को, एंड प्रेसिडेंट जो है हालांकि फिर वो उसी एडवाइस पर काम करेंगे उस रिकन्सिडरेशन के बाद। आर्टिकल 75 जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एंड अदर मिनिस्टर के द्वारा, जो कि अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर है वो होल्ड करेंगे ऑफिस को जब तक प्रेसिडेंट कहेंगे। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल को। आर्टिकल 78 ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट से जितने भी सारे डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिलेट एंड जो रिलेटिंग है किस एडमिनिस्ट्रेशन से, अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। फर्निश करें सच इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से, अफेयर्स के, यूनियन के एंड प्रपोजल से, लेजिस्लेशन के एज द प्रेसिडेंट जब भी उनको बुलाएं। या प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वायर करते हैं कि वो सबमिट करें फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। मतलब वो ये कि वो कंसिडरेशन ले सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उस मैटर पे जो कि अभी तक डिसाइड नहीं करा गया मिनिस्टर के द्वारा, ठीक, ये काउंसिल के द्वारा। चीफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं 6 पीपल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे अपने अपने स्टेट के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपने स्टेट में ही रहे, बट हाँ अपने स्टेट में ही रहते हैं। मोरारजी देसाई जो कि चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के 1952 से 56, और ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने 1977 में। चरण सिंह जो कि सक्सीड करे इनको, वो ये चीफ मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 के बीच में, एंड दोबारा बने 1970 में। बीपी सिंह जो कि यूपी से ही थे ये भी प्राइम मिनिस्टर बने शॉर्ट लिव्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे साउथ इंडिया से जिन्होंने पोस्ट हेल्ड करी 1991 से 1996 तक। ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के 1971 से 73 के बीच में। HD देवेगौड़ा जो कि चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, और व्हेन ही वाज चूजन टू लेड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन जून 1996। नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के जिस टाइम पे ही प्राइम मिनिस्टर बने मई 2014 में, और ये सर्व करते थे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। 4 बार ये चीफ मिनिस्टर बने 2001 से 2014 तक, ठीक। आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। 75 अदर प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिस्टर्स। 77 जो कि कंडक्ट है बिजनेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 78 जो कि ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की एज जो भी वो प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन वगैरह फर्निश करेंगे। 88 जो कि राइट टू मिनिस्टर है एज रेस्पेक्ट द हाउसेस। तो चलिए आज हम ये दोनों चैप्टर ही करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। जब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे वो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।